Okay, concepts of hydrogen bonding to explain properties of water. अब वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और अब से यूनिवर्सल लिक्विड भी कह सकते हैं। अब इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो उनमें से कुछ है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मौजूद है, इसकी वजह से पानी को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और उसमें एक है हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हमने पहले लेक्चर में डिफ़ाइन किया है कि फोर्स और एनर्जी नीडेड टू एक्सपेंड सरफेस ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिट एरिया। तो अब ये लिक्विड का सरफेस अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं या स्ट्रेच करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, IMF स्ट्रॉन्ग है, तो उसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा, हाई सरफेस टेंशन। अब जब हम पानी को देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो बाकी वैन वाल फोर्सेस के मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से पानी का जो सरफेस टेंशन है वो भी कंपैरेटिवली जो दूसरे लिक्विड हैं जिनमें वैन वाल फोर्सेस होती हैं तो उनके मुकाबले में इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। तो पानी इस वजह से जितने भी लिक्विड ड्रॉप्स हैं, स्पेशली पानी के जो फॉलिंग ड्रॉप्स हैं, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर स्फेरिकल शेप में जो इनके ड्रॉप से गिरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सरफेस है जहाँ से पानी नीचे गिरेगा, तो पानी जब गिरेगा तो वो इस तरह से एक ड्रॉप बनाता हुआ गिरेगा। ये क्योंकि अगर ये ड्रॉप बनेगा तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज़्यादा होता जाएगा और इस तरह से ये जो सारा स्फेरिकल ड्रॉप बना तो ये सरफेस टेंशन की वजह से बना। दूसरा, अगर हम इंसेक्ट्स को देखें, सो इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो और एग्जांपल आप ये लिख सकते हो कि इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की हाई सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसमें है उसको देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हाई स्पेसिफिक हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक हीट समझते हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो है, आप क्या करोगे कि कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस आप लोगे, 1 ग्राम सब्सटेंस आपने लिया, लिक्विड हो सॉलिड हो जो भी हो, उसमें थर्मोमीटर रख दें उसके ऊपर, ये थर्मोमीटर हुआ, और उसको हीट करना शुरू करें। अब ये थर्मोमीटर की रीडिंग आप देखेंगे कि ये 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, यानी सपोज़ करें कि ये 0 डिग्री सेल्सियस था या 273 केल्विन था, और अब ये हुआ 1 डिग्री सेल्सियस यानी इंक्रीज़ हो गया है, या केल्विन में 274 केल्विन हो गया है। तो इस 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर या 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर के लिए जो हीट दरकार है वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट, और इसको हम इस्तेमाल करें, जो यूनिट है इसका तो वो है जूल पर ग्राम पर सेल्सियस या जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक, तो ये स्पेसिफिक हीट हुआ। अब पानी जो है इसका स्पेसिफिक हीट बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। पानी जो है 1 ग्राम वाटर, तो इसका स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज़ 4.2 जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस। ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है। इवन अगर हम मेटल्स देखें, आयरन वगैरह, तो मेटल्स का लेस देन 1 ग्राम 1 जूल पर ग्राम पर सेल्सियस होता है। तो वाटर का
स्पेसिफिक हीट बाकी सब्सटेंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसका एक प्रैक्टिकल जो हमें फ़ायदा मिल रहा है तो वो ये है कि पानी का जो अमाउंट है वो अर्थ के ऊपर ज़्यादा है, यानी 1:3। 1 रेशो जो है वो लैंड है और 3 रेशो जो है वो वाटर है। अब ये क्यों ऐसा? क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक्ट्स एज जाइंट थर्मोस्टेट, एक जाइंट थर्मोस्टेट का काम करता है, या हीट सिंक भी आप उसको कह सकते हो। दिन के वक्त सूरज की रोशनी की वजह से ये ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने नहीं देता। ये पानी वो सूरज की रोशनी का जो हीट है वो एब्ज़ॉर्ब करता है, और फिर रात के वक्त जब सूरज नहीं होता तो ज़मीन ठंडी हो जाएगी, तो उस ठंडक को बरकरार रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, तो वाटर जो है जो सुबह के वक्त दिन के वक्त हीट एब्ज़ॉर्ब कर चुका है वो वापस रेडिएट करता है यानी इवापोरेट करता है, और जिसकी वजह से रात के वक्त भी वो टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है। तो ये क्यों हुआ वाटर का? दिस इज़ बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड वाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका ये हाई स्पेसिफिक हीट है। लो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा, वेपर प्रेशर अगर हम एक लिक्विड कंटेनर में कंसिडर करें, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में, अब ये इवापोरेट होते हैं, तो ये ऊपर जो बन रहे हैं दीज आर वेपर्स। अब ये वेपर्स जब प्रेशर लगाते हैं, चाहे इनके अपोजिट डायरेक्शन में एयर का प्रेशर हो या किसी कंटेनर के ऊपर ढकना वगैरह उसका प्रेशर हो, जब हम लिक्विड को बॉईल करना शुरू कर देते हैं और ये जो वेपर प्रेशर लगाते हैं इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ये वेपर प्रेशर जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा, लो वेपर प्रेशर। तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि उसके बहुत कम मॉलिक्यूलों को मौका मिलेगा कि वो एवापोरेट हो जाएं, क्योंकि वो नीचे दूसरे मॉलिक्यूलों के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है? अगर हम एक लिक्विड ले लें और ये जब बॉयल होने लग जाए, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये गैशियस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये 1 ग्राम लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट पे इसको जितना हीट चाहिए ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, जिसको हम डेल्टा एच वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी ये सारी जो हैं थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी तो ये प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी ज़्यादा होंगी। अब पानी जो है वो अगर 1 ग्राम पानी है तो H2O के लिए जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज़ 2.26 किलो जूल पर ग्राम, और अगर हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा 40.7 किलो जूल पर मोल। तो ये बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पानी में मौजूद है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अगेन वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन दूसरे लिक्विड के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा है।
anomalous behavior of water. anomalous आप आसानी से इस तरह यूँ कर सकते हो कि expecting या simple other than normal behavior या standard behavior. कैसे नॉर्मल बिहेवियर, कैसे स्टैंडर्ड बिहेवियर? सपोज करें इस कंटेनर में एक ऑर्डिनरी लिक्विड है, अदर देन वाटर, कोई भी लिक्विड है अदर देन वाटर. इसको जब आप कूल डाउन करोगे तो इसका वॉल्यूम कूलिंग के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा. लेकिन अगर हम वाटर ले लें, वाटर को जब हम कूल करना शुरू करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीजेस, बट बिलो 4 अप टू 0 डिग्री सेल्सियस इट इंक्रीजेस. तो ये है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो नॉर्मल से अलग थलग हो, स्टैंडर्ड से अलग थलग हो. ये क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो वाटर जो है वो आइस बन जाएगा, विच इज़ सॉलिड, और ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसके क्रिस्टल बनेंगे. जब क्रिस्टल बनेंगे तो मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लेना शुरू करेंगे, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. तो जब वो ऑर्डरली अरेंज होंगे तो एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूर होता जाएगा. और अगर आप देखें तो आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इस किस्म के हेक्सागोन रिंग बना देते हैं. दीज आर ऑक्सीजन्स. इसी तरह से अगला यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक और हेक्सागोन बनाएंगे. ये डॉट जो बना रहा हूँ दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स. तो एम्प्टी स्पेसेस आइस में बन जाती हैं. उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज़ हमें मिलेगा. तो वाटर की जो डेंसिटी है जब वो वाटर फॉर्म में हो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये ऑक्यूपाई करता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. लेकिन जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन जाता है तो आइस की डेंसिटी हो जाती है, डेंसिटी ऑफ आइस वो हो जाती है 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इस वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के सरफेस पे तैरेगा. सो डेंसिटी ऑफ आइस इज़ दिस. और इसी बिहेवियर की वजह से अगर हम ऑर्डिनरी लिक्विड्स को देखें, ये एक ऑर्डिनरी लिक्विड है और इसको हम ठंडा कर रहे हैं तो वो बॉटम से फ्रीज़ होना शुरू कर देता है. लेकिन अगर आप वाटर की केस में देखें वाटर को, तो वो टॉप से फ्रीज़ होना शुरू कर देता है. ऊपर जो है वो आइस की तह होगी, लेयर होगा, और नीचे लिक्विड पानी होगा. तो इसमें अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि समंदर और झील वग़ैरह ये ऊपर से फ्रीज़ हो जाते हैं आइस बना के, और नीचे इसमें जो फिशेस है या एक्वेटिक लाइफ है वो ज़िंदा रह जाती है.
दूसरा, ये आइस का लेयर जो बनता है तो ऊपर जो टेम्परेचर कम होता है तो आइस इज़ इंसुलेटर, तो नीचे जो पानी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर उस एक्वेटिक लाइफ की ज़िंदा रहने के लिए ऑप्टिमम होता रहता है. सो दिस वाज अबाउट द abnormal, anomalous behavior of water, and again this is because of the hydrogen bonding in water.